बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। जहांगीर की गैर हाजिरी में एक छोटा पैकेट लेने पर ही इत्तफाक किया ताकि 9:30 बजे जब मैं जीवा हाउस पहुंचूं तो अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को भरपूर तरीके पर बरोए कार लाने के काबिल हूं। मैं सिगरेट के कश लेते हुए गिलास से छोटे छोटे घूंट लेता रहा। जहांगीर से मिलने के बाद और कुछ हुआ या न हुआ, मगर मैं एक नुमाया तब्दीली जरूर महसूस कर रहा था कि घुटन के एहसास में नुमाया कमी आ चुकी थी और मैं अपनी महम को भूल कर ये सोच रहा था कि सलमा जैसी होशियार और ज़हीन औरत से जहांगीर अपनी सरगर्मियां कब तक पोशीदा रख सकेगा, और वो सब कुछ जान गई तो जहांगीर के साथ क्या रवैया इख्तियार करेगी। जहांगीर 8:15 तक का मुकर्ररा वक्त B4 की कॉल के इंतजार में गुजार कर लौटा तो मुझे मालूम था कि इन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मुझे अपने ऑपरेटर्स पर कोई इशारा नहीं मिला था। लेकिन जहांगीर को देखते ही मैं इस पर फिक्रा कसने से बाज न रह सका। क्या राजो न्याज कार आए? मालूम होता है बास की कॉल का वक्त था। जक मार कर आया हूँ, जहांगीर ने झींपे हुए अंदाज में बात उड़ा दी। तुम गिलास खाली करो ताकि दूसरा तैयार करूँ। मैं सिर्फ एक डबल और ले सकूंगा। मैंने अपना गिलास खाली करते हुए ऐलान किया। तुम्हें 8 बजे फोन करना था, मुझे 9:30 बजे किसी से मिलना है। किस से? जहांगीर तजस्सुस अमेज लहजे में इज़तरारी तौर पर सवाल कर बैठा, लेकिन मैंने मुस्कुराकर सर की जुम्बश से इनकार कर दिया। मेरा जाती मामला है, इससे तुम्हें कोई दिलचस्पी न होनी चाहिए। वैसे बेफिक्र रहो, किसी खातून से वक्त तय नहीं है। खासा वक्त हमने बातों में गुजारा, फिर ठीक 9 बजे मैं उठ गया। मैं जहांगीर को अपनी मसरूफियत के बारे में बता चुका था, लिहाजा इसने मुझे रोकने पर इसरार नहीं किया, बल्कि खुद मुझे छोड़ने बाहर कार तक आया, जहां दोनों कुत्ते मेरी कार से जरा दूर लान पर चौकन्ने अंदाज में बैठे हुए थे। जहांगीर के मकान से निकलते ही मेरे जहन पर फिर ताजा महम सवार हो गई, लेकिन इस बार मैं ज्यादा परेशान नहीं था। खासे गौर खोज के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मुझे सरजनश के लिए जीवा हाउस की वीरान इमारत में नहीं बुलाया गया है तो यकीनी तौर पर मुझसे तंजीम का कोई अहम रुकन मिलने वाला था, जो गैर मुतल्लका अफराद की निगाहों में आए बगैर अपना काम करना चाहता था। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मुलाकात के लिए इतना बखेड़ा फैलाने की क्या जरूरत थी कि मुहाफिजों को हटाने के साथ ही जहांगीर को भी जीवा हाउस से दूर रहने की हदायत देकर चुकन्ना किया जाता। इसकी आसान सी तरकीब ये होती कि शहर के किसी भी महफूज इलाके में मुकर्रर शनाख्त के जरिए मिल बैठने के बाद दोनों फरीक किसी कोड के जरिए एक दूसरे को पहचान लेते। यूं मुलाकात भी हो जाती और किसी को कानो कान खबर भी ना होती कि वो कहां और किस लिए यकजा हुए थे। आराम से कार चलाते हुए 9:15 बजे मैं जीवा हाउस के करीब पहुंच गया। जहांगीर का मकान रोशनियों में नहाया हुआ था, मगर जीवा हाउस की इमारत तारीकी की गहरी चादर में पोशीदा थी। दिल में एक लम्हा के लिए ख्याल पैदा हुआ कि कहीं अंदर कदम रखते ही तारीकी में कहीं से कोई अनदेखी मुसीबत नाज़िल न हो जाए, लेकिन मैं हर कीमत पर बॉस की हदायत पर अमल करके इसके नताइज का सामना करने का फैसला कर चुका था। जीवा हाउस के मजबूत आहनी फाटक पर खिलाफे मामूल कफल पड़ा हुआ था, लेकिन छोटे फाटक पर बाहर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने कुंडी सरकाकर अंदर कदम रखा तो घूर अंधेरे में झींगरों का तेज शोर गूंज रहा था। मैंने जेब से पेंसिल टार्च निकाल कर रोशन की और कैक्टस का वो गमला तलाश करने में कामयाब हो गया जिसमें जीवा हाउस की चाबियां दबी हुई थी। मैंने मट्टी कुरीद कर चाबियां हासिल की और फिर बाहर निकल आया। फाटक का कफल खोलकर मैंने आहनी पाट अंदर की तरफ धकेले और फिर अपनी कार अंदर पोर्च तक लेता चला गया। बरामदे के स्विच बोर्ड पर मौजूद तमाम बटन मैंने ऑन कर दिए और बरामदे के साथ ही पोर्च भी रोशन हो गया। फाटक के संगीन सतूनों पर लगे हुए बरकी कमकबे भी जल उठे थे। मैंने वापस आकर फाटक बंद किया और दोबारा अंदर की तरफ लौटते हुए अपने पिस्तौल का जायजा लेने लगा ताकि किसी मुश्किल वक्त में इसे बिला तरद्दुद इस्तेमाल कर सकूं। इमारत में दाखिले के दरवाजे का कफल खोलकर अंदर की रोशनियां जलाता हुआ मैं एहतियात से आगे बढ़ा तो मुझे किसी भी चीज में कोई तब्दीली नजर न आई। फर्नीचर से आराइश एशिया तक सब कुछ जूं का तू मौजूद था। फ्रिज चल रहा था और इसमें वलायती बियर की चंद बोतलें और डिब्बे खुर्दो नोश की दीगर एशिया के साथ मौजूद थे। मैं
मैं पूरी इमारत का जायजा लेकर बरामदे में लौट आया। मैंने इस्तरारी तौर पर अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डाली और 7 मिनट का वक्फा देकर सिगरेट सुलगा ली। इस दौरान मैं मुसलसल अपनी हिफाजती तदाबीर के बारे में सोचता रहा था। मैंने बरामदे से पुख्ता फर्श पर उतरकर अपनी गाड़ी के इग्निशन में से चाबी निकालकर ड्राइविंग सीट के अलावा बाकी दरवाजे मुकफ्फल किए और फिर बरामदे और पोर्च की रोशनियां गोल कर दी ताकि बाहर से कोई मेरी पोजीशन का अंदाजा न लगा सके। रोशनियां बुझाने के साथ ही मैंने अर्ध जली सिगरेट भी फर्श पर फेंक कर जूते से मसल दी। अंधेरे की पनाह में मैं खुद को निस्बतन पुरसुकून और पहले से ज्यादा महफूज महसूस कर रहा था और मेरी निगाहें आहनी फाटक की तरफ जमी हुई थी, जहां रोशनी के बायस हर चीज साफ नजर आ रही थी। अहाते में मेरी कार के इंजन के एहतियाज के बायस जिंगरों की जाएं थम गई थी, जो थोड़े से वक्फे के बाद दोबारा गूंजने लगी थी। अचानक मुझे अपने ऑपरेटर्स पर कॉल सिग्नल मौसूल हुआ और मैंने सतून की आड़ लेकर ऑपरेटर्स ऑन कर दिया और जाली पर लगा हुआ नन्हा सा सुर्ख बल्ब जल उठा, लेकिन आवाज बढ़ाने के बावजूद मुझे कोई पैगाम न सुनाई दिया, मगर कॉल सिग्नल की टिक टिक बदस्तूर सुनाई दे रही थी। मैं एक लहजे के लिए उलझ गया, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वो कॉल बॉस से राबते वाली फ्रीक्वेंसी पर मौसूल हो रही थी। मैंने फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर बटन दबाया, सुर्ख रोशनी मादूम हो गई और नन्हा सा सबज नुक्ता रोशन होते ही रिसीवर पर बास की भारी ख्वाबनाक आवाज गूंजने लगी। D1 रिसीविंग बास ओवर। बास का पैगाम खत्म होते ही मैंने ऑपरेटर्स मुंह के करीब लाकर सरगोशियाना लहजे में कहा तो अचानक ही मेरे दिल की धड़कनें काफी हो चुकी थीं और मैं अपने वजूद में सनसनी की लहरें सरायत होती महसूस कर रहा था। तुम इस वक्त कहाँ हो ओवर? बास ने सवाल किया तो मैंने पहली बार इसकी आवाज में नशे का बोझलपन महसूस किया। मैंने बास को अपनी जीवा हाउस में मौजूदगी से आगाह किया तो चंद सानियों के लिए लाइन पर सिर्फ रेडियाई लहरों का धीमा धीमा शोर बाकी रह गया। सुर्ख करोला में एक शख्स तुम तक पहुंच रहा है, इसका कोड C1 है, तुम्हें इसकी हदायत पर अमल करना है, ओवर एंड ऑल। बोझल और ख्वाबनाक आवाज में हदायत देने के साथ ही दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। मैं अंधेरे में रोशन सबज नुक्ते को यूं घूरने लगा जैसे वो किसी भी लम्हे बेड़िए की खोपड़ी में तब्दील होने वाला हो। बास के आखिरी पैगाम ने मुतवक्को खतरे के बारे में मेरे बेशतर शुबहात जायल कर दिए थे, लेकिन मैं तशवीश का शिकार हो गया था। ना जाने आने वाला किस मकसद के तहत आ रहा था। इस मुलाकात में ऐसी क्या खास मसलहत थी कि शहर के किसी महफूज इलाके की बजाय जीवा हाउस को खाली कराने के बाद इसमें मुलाकात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर आने वाला C1 था। ये मेरे लिए अचंभे की बात थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक C1 तंजीम की किसी अहम शख्सियत का कोड होना चाहिए। मुझे सिकंदर अली के मकान से जो 4 अहम फोन नंबर मिले थे, मेरे अंदाजे के मुताबिक C1 का नंबर भी शामिल था, लेकिन मैं ये पहला मौका था कि रकम या माल लाने ले जाने वाले गैर अहम के अलावा कोई जिम्मेदार शख्स मुझसे बराह रास्त मिलने वाला था। और खुफिया तंजीमों के बारे में एक कुलिये से मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि गैर जरूरी तौर पर किसी को राजों में शरीक नहीं किया जाता। किसी पर कोई राज जाहिर किया जाता है तो इससे कबल फैसला हो चुका होता है कि एतमाद में लिए जाने वाले को जहन्नम वासिल करना है या इसे जिम्मेदारियां सौंपनी हैं। C1 अपने साथ क्या खबर ला रहा था वो मेरे लिए अजनबी थी, लेकिन मैंने समझ लिया था कि हर 2 सूरतों में मैं एक अहम फैसला किए खड़ा हुआ था। अगर C1 मौत का हरकारा बनकर आ रहा था तो मैं मुदाफत के लिए पूरी तरह तैयार था, और अगर मेरे मंसूबे में होने वाला था तो ये मेरी खुश नसीबी थी कि तरक्की के पहले ही जीने पर मुझे C1 से वाकफियत हासिल हो रही थी, जिसके लिए 2 दिनों में मैं फोन नंबर के हवाले से न जाने कितने मंसूबे बना और बिगाड़ चुका था। सिकंदर अली ने मुझे सुर्ख करोला के जरिए C1 के आने की इतला दी थी। मैं इस सुर्ख करोला को अभी तक नहीं भूला जो मुझे गुलशन इकबाल में हसन स्क्वायर के चौराहे से जरा आगे। इस रोज भी मैं बास की हदायत पर हसन स्क्वायर पहुंचा था और वो करोला में एक खतरनाक सूरत वाला मुझे लेवल क्रॉसिंग से आगे आबादी में इस मकान में ले गया था, जहां बाद में भी मैं इसके हवाले से एक औरत से मिल चुका था। मुझे वो आदमी अच्छी तरह याद था जिसका चेहरा अपने खदो
खाल और पुराने जख्मों के निशानात की वजह से कातिल की निशानदही करता था। इस आदमी ने गुलशन इकबाल में मेरे अंगूठे के निशान लिए थे, जिनकी मदद से वो खौफनाक बारूदी ब्रीफ केस मुकम्मल किया गया था, जिसका कफल मेरे दाहिने अंगूठे के निशान के बगैर किसी तरह नहीं खुल सकता था। तो क्या वही सीवन था? मैंने एक मरतबा फिर बरामदे और पोर्च की रोशनियां गुल कर दी। इस बार मेरा ख्याल था कि सीवन अगर किसी बुरी नीयत से आ रहा है तो बरामदे में अंधेरा देखकर बाहर ही चुकन्ना हो जाता। लिहाजा रोशनी जलाने के बाद मैं आहनी फाटक के करीब ही लान पर टहलने लगा। मुझ पर इंतजार का एक एक लम्हा भारी गुजर रहा था। अगर मेरे हवास पर जहांगीर के घर पर पी हुई रॉयल सल्यूट का सुकून बख्श सुरूर न होता तो मेरे लिए ये इज़्तिराब बर्दाश्त करना मुहाल हो जाता। आखिर फाटक के निचले हिस्से से रोशनी की चादर पुख्ता रवश के खासे हिस्से पर फैल गई। इसी के साथ किसी कार का हार्न भी बजाया गया था। मैंने फुर्ती के साथ दाहिने हाथ में अपना पिस्तौल संभाला और कुंडी खोलकर फाटक के एक पट को जोर से दूसरी तरफ धकेला और दूसरे पट को आड़ के तौर पर अपने साथ पीछे लेता आया। सुरख करोला का इंजन घुर्राया और तेजी से रवश तय करके इसकी कार मेरी कार के पीछे जा रुकी। मैंने फाटक बंद किया और पिस्तौल जेब में डालकर रवश पर चलता हुआ बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। पोर्च में रोशनी होने के बायस मैंने दूर ही से ये देख लिया था कि कार से उतरने वाला वही मेरा देखा वाला खतरनाक सूरत वाला आदमी था और इसके दोनों हाथ खाली थे। हेलो, इसने दूर ही से मुझको मुखातब किया तो इसके लहजे से बर्तरी का एहसास नुमाया था। मैं करीब पहुंचा तो खतरनाक सूरत वाले ने अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। हाथ मिलाते हुए इसने गर्मजोशी की आड़ लेकर ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश की तो मैंने भी इसकी उंगलियों पर दबाव डाला और वो गिरफ्त नरम करते हुए बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मिजाज के गुसीले मालूम होते हो, इसने हल्के से तंजिया लहजे में कहा। शायद तुम्हारा हाथ ज्यादा दब गया। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत के बरअक्स कहकहा लगाकर कहा, मैं आसानी के साथ अजनबियों की बर्तरी कबूल करने का आदी नहीं हूँ। खतरनाक सूरत वाले ने बुरा सा मुंह बनाया जैसे मेरी बेतकल्फी इसे खल गई हो। फिर खुश्क लहजे में बोला, क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैंने बराह रास्त इसकी आंखों में घूरते हुए गंभीर लहजे में सवाल किया और खतरनाक सूरत वाले को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर वो आते ही अपना तारफ करा देता तो शायद मैं इसका यूं मजाहका ना उड़ाता। मैं सीवन हूँ, वो दांत पीसते हुए बोला। ओह, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने फौरन ही माजरत कर ली। तुम पहले ही बता देते तो बेहतर होता। आओ अंदर चले आओ। मेरा दिल बेयकीनी और अंदेशों का शिकार था, लेकिन मैं सीवन पर अपनी कोई कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहता था। लिहाजा दिल पर जबर करके इससे आगे सीढ़ियां चढ़कर बरामदे में पहुंचा और इसके लिए दाखिली दरवाजा खोल दिया। वो मेरे करीब से गुजरते हुए अंदर दाखिल हुआ तो अचानक ही मुझको एहसास हुआ कि मेरी कोई जेब हल्की हो गई है। मैंने बौखलाकर अपनी जेबें टटोली तो पिस्तौल गायब था। मेरे पास है, सीवन की आवाज ने मुझे चौंका दिया। ये भरा हुआ पिस्तौल क्यों साथ लाए थे? हर वक्त साथ रहता है। मैंने दरवाजा बंद करके इसके पीछे बढ़ते हुए कहा। मैं सोच रहा था कि सीवन न सिर्फ हाथ की सफाई में माहिर था बल्कि इसकी निगाहें भी बहुत तेज थीं। इसी वजह से मेरी वजनी जेब सीवन की अकाबी नजरों से पोशीदा न रह सकी। इसने सोफे पर बैठते हुए मेरा पिस्तौल बेपरवाही से तपाई पर रख दिया, फिर कोहनियां टांगों पर जमाकर आगे झुकते हुए बोला, तुमसे मेरी ये दूसरी मुलाकात है, मगर मुझे खुशी है कि तुमने रस्मी शनाख्त के बगैर मुझ पर भरोसा नहीं किया। शायद इसी मोहतात रवि की बुनियाद पर तुम्हें आगे लाने का फैसला किया गया है। अब कराची की हद तक सारे मामला तुम्हारी जवाबदीद पर मुनहसर होंगे और तुम अपनी मर्जी के मुताबिक तंजीमें नौ कर सकोगे। ये मनसब पहले शायद B4 के पास था। मैंने सोफे पर पहलू बदलते हुए सवाल किया। उलझन और अंदेशों के बाद C1 से मुलाकात मुझे एक नेमत मालूम हो रही थी। 4 में से एक आदमी खुद ब खुद मेरे सामने आ गया था और तंजीम की जानब से मुझे एतमाद का अहल समझा गया था। तुम्हारा सवाल गैर जरूरी है, वो खुश्क लहजे में बोला। अब B4 से तुम्हारा कोई राब्ता नहीं रहेगा। 15 रोज की आजमाइशी मुद्दत में तुम मुझको जवाब दे होगे। मुस्तकिल
इंतजामात से। इसके बाद आगाह किया जाएगा। मेरा ताल्लुक तंजीम के इंतजामी और हिफाजती शोबे से है। ये कहते हुए इसने जेब से एक कागज निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसमें इन लोगों के नाम और पते हैं जिन्हें तुम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पुलिस के महकमों में इनमें से किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये मुआवजा पर काम करने वाले लोग हैं। अगर इनमें से किसी को तुम बकायदा अपनी टीम में शामिल करना चाहो तो मुझसे मशवरा जरूर कर लेना। इस कागज पर 17 अफराद के नाम और पतों के साथ इन मुकामात के नाम भी टाइप किए हुए थे जहां इनसे आसानी से राब्ता कायम किया जा सकता था। तारक के बाद मेरे पास सिर्फ 2 आदमी रह गए हैं। फौरी तौर पर मजीद 1-2 का बंदोबस्त भी करना होगा। मैंने कागज पर सरसरी निगाह दौड़ाते हुए कहा। इसका मुझे भी अंदाजा था। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट तैर गई। इसमें 3 नाम कशीदा हैं। मेरे आदमियों ने मुसलसल इनकी निगरानी की है। तुम इनसे फिलफौर राब्ता कायम कर सकते हो, लेकिन ये ख्याल रहे कि तुम्हारी नई हैसियत का राज रहना बहुत जरूरी है। इसकी जुबान से निगरानी का लफ्ज सुनते ही मेरे जहन में शुबहात सर उबारने लगे। C1 का ताल्लुक तंजीम के इंतजामी और हिफाजती शोबे से था। अपने कोड और हाकमाना अंदाजे गुफ्तगू से वो जिम्मेदार आदमी मालूम हो रहा था। अगर इसके आदमी तंजीम के लिए मतवक्को कारिंदों की तलाश में लोगों का ताक़ुब करते थे तो तारक के कुछ लोगों की निगाहों में आ जाने के बाद इसकी निगरानी भी लाजमन C1 के आदमियों ने की होगी। और अगर तारक को तंजीम के लिए खतरनाक समझ लिया गया था तो शायद इसके कत्ल के जिम्मेदार भी C1 के आदमी होंगे। मुझे ये सोचकर प्रेरी आ गई कि इस वक्त मैं तारक के कातिल के सामने मौजूद था। बाहर के लिए माल की रवानगी में कुछ ताखीर हो गई है, C1 कह रहा था, लेकिन तुम अगले हफ्ते में कैरियर्स का बंदोबस्त जरूर कर लो। लड़के होशियार होने चाहिए। इनके जरिए ज्यादा से ज्यादा 1 किलो फी का स्माल भेजा जाएगा ताकि किसी के पकड़े जाने की सूरत में सारी रकम न डूब सके। मैं खतरनाक सूरत वाले के मर्तबे से वाकिफ होने के बाद मोहतात हो गया था, लिहाजा ज्यादा बोले बगैर इसकी हदायत सुनता रहा जो बेशतर तरीकाकार के बारे में थी। फिर जब मुझे पता चला कि C1 की कार में कुछ सामान भी मौजूद है जो मुझे अपनी तहवील में लेना है तो मेरे जहन से वो उलझन भी दूर हो गई जो इस मुलाकात के लिए जीवा हाउस के इंतखाब के सिलसिले में मेरे जहन में मौजूद थी। मामला गुफ्तगू का होता तो ये मुलाकात शहर में कहीं भी हो सकती थी, लेकिन ऐसी सूरत में सामान की तहवील मुमकिन न हो पाती। इस सामान में मखसूस फ्रीक्वेंसी पर 3 मील के दायरे में काम करने वाले 6 जेबी ट्रांसमीटर्स, दोहरी फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले 3 ऑपरेटर्स, एक खुदकार कॉल रिकॉर्डर, छोटे सेल के जरिए काम करने वाले 12 टाइम बमों की पेटी, फोटो सेल और इससे मुंसलिक हिफाजती निजाम और दीगर मवासलाती आलात के अलावा एक छोटी एक्सरे मशीन भी शामिल थी। इनमें से एक्सरे मशीन और टाइम बमों की पेटी में सिकंदर अली की ख्वाबगाह में देख चुका था। ओहदे में इजाफे के साथ इस बेश कीमत और तहैयर अंगेज सामान की वसूलियाबी मेरे लिए मुसरत अंगेज होने के साथ फिक्र का बायस भी बन गई, क्योंकि मेरे पास ऐसी किसी जगह का बंदोबस्त नहीं था जहां किसी को अपनी जात पर शुबे का मौका दिए बगैर वो सामान छुपाया जा सके। मगर C1 के पास इस दुश्वारी का हल मौजूद था। इसके मशवरे पर वो सारा सामान जीवा हाउस के एक ऐसे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया जो शुरू से ही जेरे इस्तेमाल नहीं था और इसमें रसाई के लिए एक दरवाजे के अलावा कोई रास्ता नहीं था। C1 की राय थी इस कमरे की चाबी मैं अपनी तहवील में रखूं और जहांगीर के जरिए कमरे को ममनुआ इलाका करार दिलवा दूं ताकि खुद मेरे सिवा कोई वहां कदम रखने की जुर्रत न कर सके। कमरे की कुल वक्ती हिफाजत के लिए C1 मेरी मदद से इस कमरे में दरवाजे की चौखट के अंदरूनी खांचे में फोटो सेल नस्ब करने में मसरूफ हो गया। इसकी कार में मौजूद औजारों की पेटी से ये जाहिर हो रहा था कि वो जो कुछ कर रहा है इसके बारे में इसके जहन में पहले ही से वाज़ा खाका मौजूद था और वो जुमला इम्कानात पर गौर करने के बाद पूरी तैयारी के साथ वहां आया था। इसने चौखट में सुराख करके कब्जों वाली सिमत में एक ऐसा स्विच लगाया जो अमूमन कारों में दरवाजे खुलते ही अंदरूनी बत्ती रोशन होने के लिए दरवाजों के साथ लगा हुआ होता है। इस स्विच का ताल्लुक ऊपर लगे हुए अदसे के पीछे चलने वाली बल्ब से था और इसके ऐन नीचे फर्श में सुराख करके फोटो सेल लगाया गया जिसका ताल्लुक एक स्विच बोर्ड के जरिए खुदकार कैसेट टेप रिकॉर्डर
से था। तनसीब से फारग होकर सीवन किसी माहिर की तरह इन सब चीजों को नहायत अरगरेजी से मरबूत करने में मसरूफ हो गया, और जब वो इस निजाम की आजमाइश के लिए तैयार हुआ तो मेरी रेस्ट वॉच 2:45 बजा रही थी। सीवन ने कैमरे के व्यू फाइंडर से दरवाजे का जायजा लेते हुए ट्राई बोर्ड को सही जगह जमाया और अंदर से बरकी रो का स्विच ऑन करके बहुत एहतियात से बाहर निकल आया। दरवाजा बंद होने के बाद ये अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं बल्कि नामुमकिन था कि इसमें कोई शोबदा पोशीदा होगा। मैंने सीवन की हदायत पर एहतियात से दरवाजे पर जोर दिया, बट कोई आवाज पैदा किए बगैर अंदर की तरफ खुल गया। फिर मैं अंदर बढ़ा। जो ही मैंने चौखट अबोर करना चाही, अंदर से कैमरे की फ्लैश गन का ताकतवर जमाका हुआ और फिर एक गूंजीली आवाज सुनाई दी, हैंड्स अप, घेर लो इस बदमाश को, यहाँ से न निकलने पाए। मैं उछलकर बाहर आ गया। मेरी सांसों की रफ्तार तेज हो गई थी और तहय्युरज़दा आंखें सीवन की तरफ उठ गईं, जो मेरी बौखलाहट से महजूज होते हुए मुस्कुरा रहा था। थोड़े से वक्फे के बाद अंदर से एक सरगोशी सी उभरी, बाहर निकलो, शायद वो अभी यहीं मौजूद है। राहदारी से निकल गया तो फिर हाथ न आ सकेगा। इसके फौरी बाद चंद कदमों की आहटें उभरी, जो मध्यम होने के बावजूद इतनी वाज़ेह थी कि बाहर सुनाई दे रही थी। इसके बाद फजा पर सन्नाटा छा गया। ये आवाजें कैसी थी? मैंने सरसराती हुई आवाज में सवाल किया। सीवन पहली बार फराख दिली के साथ हंस पड़ा। सादा सा शोबदा है, लेकिन किसी को मुदाखलत से रोकने के लिए बहुत काफी है। इसने पुरएतमाद लहजे में कहा। किसी खुदकार लिफ्ट का दरवाजा बंद होते हुए अचानक कोई दरवाजे के दरमियान आ जाए तो दरवाजा खुद ब खुद दोबारा खुल जाता है। इस निज़ाम को यहाँ मैंने दूसरे और टेप से मुंसलिक कर दिया है। अंदर कदम रखते ही कैमरा तुम्हारे मुजरिम की तस्वीर ले लेगा और टेप चल पड़ेगा, जिसमें वो आवाजें पहले से भरी हुई हैं। चंद फुट के बाद टेप खाली है। टेप पूरा चलने के बाद ही रुकेगा। तुम्हें बस ये ख्याल रखना है कि कैमरे में फिल्म मौजूद रहे। तस्वीर का नंबर और चरखियों पर टेप की पोजीशन देखकर पता चल जाएगा कि कमरे में घुसने की कोई नाकाम कोशिश की गई है। टेप रिवाइंड कर दोगे तो ये निजाम दोबारा इसी तरह काम करेगा, वरना आवाजें गायब रहेंगी। कैमरे की तस्वीर के जरिए मुदाखलत कार तुम्हारी गिरफ्त से ना बच सकेगा। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। सीवन अपने काम में बहुत माहिर मालूम होता था। इसने चंद घंटों की कलील मुद्दत में इस साजो सामान के लिए वो मजबूत हिफाजती निजाम नस्ब कर दिया था। मुझे अच्छी तरह याद था कि सिकंदर अली की ख्वाबगाह में ऐसी कोई तनसीब मेरी निगाह से नहीं गुजरी थी। वहाँ न कोई कैमरा चला था और न टेप रिकॉर्डर, लेकिन मुझे खौफ महसूस होने लगा था कि वहाँ ऐसा ही कोई मुतबादल हिफाजती निजाम न रहा हो जिसने ख्वाबगाह में मेरे दाखिले की निशानदही कर दी हो। गनीमत था कि मैं चेहरे पर नायलॉन का थैली नुमा नकाब मांड कर सिकंदर अली के मकान में घुसा था, वरना दूसरी सूरत में इस वक्त सीवन मुझे मजीद जिम्मेदारियां सौंपने की बजाय मुझसे तशद्दुद अमेज बाज पुरस कर रहा होता। फिर सीवन ने मुझे जुमला साजो सामान के इस्तेमाल और अफादियत के बारे में समझाया और दोहरी फ्रीक्वेंसी का एक ट्रांसमीटर लेकर वहां से रुखसत हो गया। जाते जाते इसने मुझको बता दिया था कि ट्रांसमीटर पर इस राब्ते के लिए सीवन के बजाय सी किंग का नाम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ओहदे तंजीम के अंदरूनी राजों में शुमार होते हैं और मैं जिस किसी को भी दोहरी फ्रीक्वेंसी वाला ट्रांसमीटर देता वो हमारी गुफ्तगू सुनकर इस राज से वाकिफ हो सकता था। इसके चले जाने के बाद मैंने सामान वाले कमरे की चाबी गुच्छे से निकालकर अपनी तहवील में ली और नशिस्तगाह से पिस्तौल उठाकर बत्तियां बुझाता हुआ इमारत से बाहर आ गया। वापसी पर मैंने इमारत को पहले की तरह मुकफ्फल करके चाबियां दोबारा कैक्टस के गमले में दबा दी थी, लेकिन मैं जीवा हाउस को जहांगीर के हवाले करने के बजाय अपने ठिकाने में तब्दील करने के इम्कानात पर गौर कर रहा था। माहिरीन के लिए हीरोइन कोई नई चीज नहीं थी। अमेरिका के मशरकी इलाकों में मंशियात ददा अफराद में 70% से जायद इस मोजी नशे की आदत में मुब्तला पाए गए थे। बरतानिया में बरसों पहले यह खतरा भांप लिया गया था कि तिब्बी मकासद के लिए कीमियाई तरीकों से हासिल किया जाने वाला अफीम का वो अलकाइड मगरबी मुआशरे में एक नशे की हैसियत से मकबूल होने लगा। लिहाजा इंसानी जिस्म और असाब पर इसके तबाहकुन मनफी
मनफी असरात के पेश नजर तिब्बी फवायद कुर्बान करने का फैसला कर लिया गया और 1953 में ब्रिटिश फार्मा को पिया से इसे खारिज करके किसी भी मकसद के लिए इसकी तैयारी ममनुआ करार दे दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन के जारी करदा अदादो शुमार के मुताबिक 1964 में अमेरिका में हीरोइन के आदी अफराद की तादाद निसफ लाख से मुतजावज थी और बरतानिया में ऐसे अफराद की तादाद 1,500 से भी कम थी, जबकि इस मुआशरे में मशरिकी बईद के बाद इलाके मसलन जापान और हांगकांग बरतानिया से कहीं आगे थे। लेकिन बरे सगीर में अफीम की टनों सालाना पैदावार के बावजूद नशेबाज हीरोइन से वाकिफ नहीं थे और न ही इन इलाकों में हीरोइन के इस्तेमाल का कोई बिगड़ा हुआ केस सामने आया था। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अफीम की पैदावार हमेशा से आलमी इदारों के लिए तशवीश का बायस रही थी और वो भारत के अलावा दुनिया के बेशतर ममालिक में मुतल्लका हुकूमतों की महदूद इजाजत के बगैर अफीम की आजादाना काश्त को खिलाफ कानून करार दिलवा चुके थे। लेकिन ये जानते थे कि पाक अफगान सरहद पर आजाद कबायली इलाके इस फसल की पूरे जोरों शोर से काश्त कर रहे थे और हर तरफ तशवीश फैली हुई थी कि अगर इन इलाकों में हीरोइन तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली गई तो फिर इस जिन्स की पैदावार और गैर कानूनी तजारत पर काबू पाना दुश्वार हो जाएगा। चर्च के इंसदाद में अधूरी कामयाबियों का खुमार उतरने से पहले पाकिस्तान के खुफिया बाजारों में हीरोइन मुतारफ होने की इतलात ने हर एक को उकला दिया। जानने वाले जानते थे कि ये एक बड़ी मुहिम की इब्तदा थी और तजर्बाती मरहलों से हासिल होने वाला माल आजमाइश के लिए मुकामी मंडी में फेंका जा रहा था। पाकिस्तान जैसे गरीब और तरक्की पजीर मुल्क में हीरोइन पर भारी नफा कमाना मुश्किल था, लिहाजा तजारती पैमाने पर हीरोइन की तैयारी में कामयाब होते ही ताले अजमा इस जिन्स को बरतानिया, यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ले आते, जहां मादी तरक्कियों के तजादात से उलझे और उकताए हुए नौजवान मुंह मांगे दामों पर इस तेज नशे के खरीदार थे। ये नशा इस कदर हौलनाक थे कि यूनेस्को के तहत इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने डॉक्टर वेसलर की रिपोर्ट मिलते ही एक आला सतही इजलास तलब कर लिया था, जिसमें अमेरिका के ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड डेंजरस ड्रग्स से लेकर अहम पाकिस्तानी अफसरान तक शरीक थे और इस इजलास के इनेकाद के लिए कराची को मुंतखब किया गया था ताकि इलाके में सर उठाने वाले फितने के बारे में तमाम तर तफसीलात बिला किसी दुश्वारी के कॉन्फ्रेंस के शुरका को फराहम की जा सके। बसूरत दीगर इत्तलात और इन पर की जाने वाली कार्रवाइयों पर बनने वाली ज़गीम सरकारी फाइलों का मुख्तलिफ सरकारी महकमों से यकजा करके बैरून मुल्क ले जाया जाना नामुमकिनात में से था। इस तफसीली ब्रीफिंग के बाद C1 ने कॉन्फ्रेंस का एक दावतनामा मेरे हवाले किया था, जो इसने अपने जराये से इंसदादे मंशियात के एक सरगर्म कौमी इदारे के नाम पर हासिल किया था। मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया था कि शायद सिकंदर अली किसी मुअस्सर हैसियत में इस इदारे से वाबस्ता था और इसी वाबस्तगी की बिना पर इसे दावतनामा जारी किया गया होगा, जो C1 ने मेरे लिए हासिल कर लिया, क्योंकि बदले हुए इंतजामात के तहत सिकंदर अली या B4 के खासे इख्तियारात मुझे सौंप दिए गए थे। ऐसी सूरत में मेरे लिए रफ्ता रफ्ता मुतल्लका अहम हलकों में रसाई हासिल करना जरूरी हो गया था। इस सिलसिले में तंजीम के मफादात से C1 बखूबी वाकिफ था और इस मामले में फिल वक्त हत्तल इम्कान मेरी मदद पर तुला हुआ था। गजाला के कॉलेज के फंक्शन में सिकंदर अली की आवाज पहचानने के बाद मुझे इसकी जुबान से मंशियात के खिलाफ धुआंधार तकरीर सुनकर हैरत हुई थी और मैं ये समझा था कि इसने अपनी समाज दुश्मन शख्सियत पर पर्दा डाले रखने के लिए समाजी बहबूद की तंजीमों और फलाही कामों में दिलचस्पी का कामयाब ढोंग रचाया हुआ था। मगर C1 से कॉन्फ्रेंस का पस मंजर मालूम होने और शिरकत का दावतनामा मौसूल होने के बाद मैं तंजीम के पसे पुश्त काम करने वाले की मंसूबा बंदी की दाद दिए बगैर न रह सका। ऐसे इदारों से वाबस्तगी के जरिए तंजीम के अहम अराकीन न सिर्फ अपनी जात को हर किस्म के शुबहात से बालातर करके माशरे में हर दिल अजीज हो जाते थे, बल्कि बाज अहम इज्तिमाआत में भी रसाई हासिल कर लेते थे, जहाँ से हासिल होने वाली मालूमात इनके गैर कानूनी कारोबार में जबरदस्त मुआवन साबित हो सकती थी। C1 से मिलने वाला दावतनामा
नेकनामा इस अमर की दलील था कि मेरे लिए कारोबारी कामयाबियों के साथ अपने गर्दो पेश के माहौल में नेकनामी पैदा करना लाजमी हो गया था, ताकि ऊपर वालों की मदद के बगैर मैं खुद भी अपने आप को ऐसे इज्तिमात में मदऊ किए जाने का अहल साबित कर सकूं। इस इफ्तिताई इज्तिमा में मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए तकरीबन 15 गैर मुल्की मंदूबीन के अलावा मुकामी हुकाम की भी खासी तादाद शरीक थी और शुरका के अलावा समाजी बहबूद से दिलचस्पी रखने वाले मुमताज शहरियों और इदारों के अरकान की महदूद तादाद को बतौर मुबस्सर मदऊ किया गया था, ताकि मंशियात के सिलसिले में किए जाने वाले इकदामात से वो लोग बराह रास्त बाखबर रह सकें। इस बारे में बहुत से नुकात ऐसे भी हो सकते थे जो मसलहत या मफादे आमा के तकाजों के तहत अखबारात में शाया न होते, लेकिन मुबस्सरीन की मौजूदगी में मुतल्लिका हकाम को ये यकीन था कि इन्हें राय आमा के ताकतवर और मौसर हलकों की हमायत हासिल रहेगी। मैं दीगर मुबस्सरीन के साथ मखसूस गैलरी में अपनी नशिस्त पर मौजूद था और अपने गर्दो पेश होने वाली गुफ्तगू से इस नतीजे पर पहुंचा था कि इस इजलास का बुनियादी मकसद ये था कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद मंशियात के लिए किए जाने वाले इकदामात और इनके नतीजे में हासिल होने वाली मालूमात के बाहमी तबादले के बाद पाकिस्तान में हिरवन के मुतारफ होने के बाद के हालात से निबटने के लिए एक मरकजी लाहा अमल तैयार किया जाए, क्योंकि यहाँ तैयार होने वाली हिरवन आखिरकार दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों ही में फरोख्त होनी थी। इस एतबार से ये मसला बहुत संगीन था। हिरवन आज की इजाद नहीं है, डॉक्टर वैसलर कह रहा था। इसकी पेशानी पर गहरी तफक्कर अमेज लकीरें नुमायां थीं और बुरी चमकदार आंखों में तशवीश के साए लहरा रहे थे। मगरब और मशरिक बईद में ये लानत मुद्दत से मौजूद है, लेकिन बरे सगीर में तजारती पैमाने पर इसकी तैयारी और फरोख्त पहली बार मंजरे आम पर आई है। हालात से जाहिर हो रहा है कि इसे एक भरपूर और मुनज़्ज़म कोशिश के तहत बाजार में लाया गया है। हमारी मालूमात के मुताबिक ये इलाका अफीम की पैदावार में हमेशा पेश रहा है, लेकिन पहले कोई हिरवन की तैयारी की तरफ मतवज्जो नहीं हुआ। आखिर इस वक्त वो क्या हालात हैं जिनके तहत हिरवन की तैयारी की तरगीब मिली है? यहाँ भी कभी कभार हिरवन की छोटी मोटी मिकदार पकड़ी जाती रही है। एक मुकामी अफसर ने खंकार कर जुबान खोली, लेकिन हर बार तफ्तीश के नतीजे में यही साबित हुआ कि हिरवन बाहर से यहाँ लाई गई थी। सन 79 में किनार वैली के अफगान कबायली इलाके में मलिक जैदुल्ला खान नामी एक बाअसर सरदार ने अपने तौर पर अफीम से हिरवन बनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। फिर अफगानिस्तान में बैरूनी मुदाखलत पर कौमी पैमाने पर मुजाहमत के लिए हर तरफ जंग के बादल फैल गए और इसको अपना मंसूबा तर्क करना पड़ा, क्योंकि इसका पूरा कबीला हुकूमत और इसके हामियों के खिलाफ हथियार लेकर उठ खड़ा हुआ था और बस्तियां खाली करके पहाड़ों में चला गया था। फिर गैर मुसद्दका खबरों के मुताबिक हमारे कबायली इलाके में एक जर्मन केमिस्ट देखा गया। इसके लौटते ही हमारे यहाँ हिरवन का गलगला खड़ा हुआ है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।